हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पोलिनोमियल के आगे देखेंगे, यानी बहुपद चैप्टर चल रहा था। बहुपद इस चैप्टर के आगे देखेंगे और ये बहुपद में वीडियो तीसरा है, यानी बहुपद का ये लेक्चर 3rd नंबर है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, अभी तक हम जो भी पढ़ाए हैं एक बार रिवीजन करवाते हैं आपको। हम चर संख्या के बारे में पढ़ा चुके थे। चर संख्या जो बदलता है उसको हम लोग चर संख्या कहते हैं, लिखेंगे नहीं। अचर संख्या जो कभी भी ना बदले, जैसे 5, 2, 3। चर संख्या में क्या आ जाएगा? 3x, 2x, a, y, m, ऐसे। चर संख्या अचर संख्या पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हम आपको घात यानी डिग्री, तो डिग्री जो भी एक्सप्रेशन दिया रहता है x² + 9x + 7, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? तो डिग्री 2 होगा। जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे उसके मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर है 2, ऐसे यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर क्या है बताओ? तो कांस्टेंट नंबर में पावर क्या होता है? 0। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे एक क्वेश्चन और डिग्री का। xy m + 9x के पावर 4 + 7x + 8। अब बताओ डिग्री। तो ओवरऑल डिग्री सबसे ज़्यादा पावर, हाईएस्ट पावर यहाँ पर है, यानी डिग्री 4 हो जाएगा। लेकिन अलग अलग टर्म का देखें तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो डिग्री। फिर हम गुणांक बताए थे, तो गुणांक जैसे x का गुणांक 7 है, x के पावर 4 का गुणांक 9 है, x/m का गुणांक कुछ न है तो 1 है, हम आपको बताए थे। और x के पावर 0 का गुणांक 8 है। गुणांक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो डिग्री और गुणांक हम आपको बताए थे। फिर उसके बाद हम लोग बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार। और बहुपद के प्रकार हम 2 प्रकार से बताए थे। ये सब हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं। पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद को पढ़ना उतना है नहीं, बस नाम जानना है, इतना याद रखना है। पद के आधार पर बहुपद में सिर्फ नाम जानना है। और घात के आधार पर जो बहुपद होता है उसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थपदीय बहुपद, ऐसे करके n पदीय बहुपद। अब पद के आधार पर बहुपद में जैसे यहाँ पर x के पावर स्क्वायर, ये भी एक पदीय है। x के पावर 4 एक पदीय है। x के पावर 20 ये भी एक पदीय है। अब आप बताना x के पावर 20 + 7, बताओ ये कितने पदीय हैं? तो एक पद 2 पद, तो 2 पदीय हो गए। x के पावर 20 + 3x² + 9x² प्लस में 2। अब बताओ ये कितने पदीय हैं? जिनको लग रहा है चतुर्थ पदीय हैं तो गलत जवाब है, क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो जाएगा। अगले लाइन में x के पावर 20 + 9 3 12x² प्लस में 2, तो सही मायने में देखा जाए तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी ये 3 पदीय बहुपद है। तो 3 पदीय बहुपद हो गए। फिर उसके बाद 9x² प्लस में 7, बताओ ये कितने पदीय बहुपद हैं? 2 पदीय। तो ये सब में दिक्कत आपको है नहीं, और ये सब उतना पढ़ना नहीं है, बस नाम जान लेना है और कुछ भी इसका वैसा कुछ है नहीं रूल। अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद को देखेंगे, जो यही पढ़ना था और हम रिवीजन करवाने के पीछे यही मकसद है। सबसे पहले एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद या हम लोग इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। और एक घातीय बहुपद का सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है जनरल फॉर्म, GENERAL जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म होता है ax + b बराबर g, सॉरी ये तो हम बस इतना ही, क्योंकि बराबर 0 तो रैखिक बहुपद न होकर समीकरण हो जाएगा। आगे हम बताएंगे जब हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। तो ax + b, और जहाँ ये हम हिंदी मीडियम वाले के लिए हम ये इसीलिए सब कुछ हिंदी में लिख रहे हैं। अंग्रेजी मीडियम का अगर होता तो अंग्रेजी मीडियम में लिखते, तो अभी ये हिंदी मीडियम से ही चल रहा है तो हम मैक्सिमम बात हिंदी में ही लिखेंगे। x + b जहाँ a ≠ = 0। ए बहुत ही ज़रूरी है। जब अगर आपसे पूछे कि जनरल फॉर्म बताओ, अब इतना भी हिंदी नहीं ध्यान में रखना है, सामान्य रूप होगा इसका हिंदी, सामान्य रूप। जब भी आपको
जनरल फॉर्म पूछेगा एक घातीय बहुपद का या रैखिक बहुपद का, तो आपको सिर्फ कोई बोलेगा ax प्लस बी तो गलत हो जाएगा, ax प्लस बी गलत हो जाएगा। उनको बोलना होगा ax प्लस बी जहाँ a नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ a नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मान के चलो कोई बोलता है कि एक घातीय बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, तो ये गलत है, बल्कि ax प्लस बी और जहाँ a नोट इक्वल टू जीरो, a मस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो जाए, मान के चलो कि अगर ये कोई नहीं लिखता, ऐसे सोचो इसका नहीं लिखता है, तो अगले लाइन में कोई ऐसे भी तो लिख सकता है एग्जाम्पल के तौर पर 0x प्लस बी और फाइनली बनेगा b, और इसमें तो एक पावर है ही नहीं, तो फिर ये एक रैखिक बहुपद कैसे बोलेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि सिंपल से बात में ये बात आपको याद रखना है, a नॉट इक्वल टू जीरो। पहला ये हो गया। इस पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं, अच्छा हम आपको NCERT फॉलो करवा रहे हैं, लेकिन हम खुद से भी बहुत सारे प्रश्न करवाते हैं। और प्रश्न नंबर 1, 9x प्लस में 7, 9x प्लस 7 और इसमें पूछा कि बताइए जनरल फॉर्म के रूप में है अगर, तो a का वैल्यू क्या है, तो x के कोफिशिएंट को a बोल रहे हैं और कांस्टेंट नंबर को b बोल रहे हैं, तो a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू 7 है। अब ऐसे ऐसे प्रश्न में भी कोई फंस जाते हैं, तो इसीलिए हम इस तरीका के भी प्रश्न करवा रहे हैं। अब 2x प्लस 7 माइनस में 8 प्लस में 3x, अब ये बताओ लीनियर बहुपद है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ है। पहले तो इसको एक जनरल फॉर्म में बदल देंगे, तो 3 और 2 5x और a हो गया माइनस में 1। फाइनली यहाँ a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू जिनको लग रहा है -1 है वो सही है, और जिनको लग रहा है सिर्फ 1 वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ प्लस साइन के साथ है, तो b में जो भी साइन रहेगा वो साइन के साथ आपको बताना है। डेट इज आपको अब समझना है कि जो साइन के साथ आएगा वही साइन के साथ हमको बताना है a और b का वैल्यू। अब फाइनल एक प्रश्न और जो सबके लिए, माइनस में 2/3x प्लस में 7, इसमें a का वैल्यू कितना है, बोलेंगे a का वैल्यू, और जिनको a का वैल्यू लग रहा है ये अचानक कहाँ से आ रहा है, देखो a आ जा रहा है यहाँ जनरल फॉर्म से, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, सॉरी x के गुणांक को कोफिशिएंट बोल रहे थे, x के गुणांक को a बोलते हैं, और कांस्टेंट नंबर यानी जो कांस्टेंट है, जो अचर है, उसको b बोलते हैं। तो x के गुणांक को a बोलते हैं, इसीलिए a का वैल्यू माइनस में 2/3 होगा, a का वैल्यू माइनस में 2/3 होगा, और b का वैल्यू, तो यहाँ पर b का वैल्यू प्लस में 7 होगा। चलिए, तो आप जनरल फॉर्म से कुछ प्रश्न देख लिए, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, दूसरा पॉइंट कि रैखिक बहुपद का यानी ax प्लस बी टाइप के जो बहुपद हैं इनका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ होता है सरल रेखा, सरल रेखा ग्राफ होता है। और इसका दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका जो शून्यक होगा, शून्यक की संख्या एक और केवल एक इसलिए लिख रहे हैं कि एक तो इनका होगा ही होगा, और एक से ज़्यादा तो होगा नहीं, लेकिन और एक से कम भी नहीं होगा, एक तो होगा ही होगा इसका शून्यक। लेकिन वही द्विघात जो बहुपद था उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 शून्यक होगा, 2 से कम भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 2 शून्यक, ये हम आपको कल बता चुके थे। लेकिन एक घातीय बहुपद में एक शून्यक हर हाल में आना तय है। जैसे आप किसी भी, और शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक ज्ञात करने का तरीका क्या था एक घातीय बहुपद का, वो देखेंगे। ग्राफ सरल रेखा का मतलब होता है कि जैसे वाई एक्सिस ए एक्स एक्सिस, तो सरल रेखा पर ऐसे कुछ ग्राफ दिखेगा आपको, तो ये सरल रेखा, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया इसका जनरल फॉर्म, ये हो गया ग्राफ, सरल रेखा होता है। शून्यकों के बारे में अगर कुछ हो, एक पॉइंट निकाल देते हैं, तो शून्यकों की संख्या एक और केवल एक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद में थोड़ा सा चेंज होता है। शून्यक ज्ञात करने का तरीका है ax प्लस बी। अगर ए कोई बहुपद है, क्योंकि पोलोनोमियल अगर लीनियर पोलोनोमियल होगा यानी एक घातीय बहुपद होगा, तो इसी फॉर्म में होगा, और इसी फॉर्म में होगा तो हम इसी का अगर शून्य के निकालने के लिए सिखा दें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो सॉल्यूशन में आपको ऐसे करना है कि जो बहुपद दिया रहे उस बहुपद का शून्य के ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो पहले उसके बराबर 0 ले लेना है, देन इसके बाद आपको आता है करने माइनस में b हो जाएगा, और अगले लाइन में अगले लाइन में x का वैल्यू माइनस में b बटा होगा। तो आप तो हर हाल में एक आंसर तो निकालेंगे ही निकालेंगे, चाहे दुनिया में किसी भी तरीका का
लीनियर बहुपद हो, यानी लीनियर पोलोनोमियल हो, यानी एक घातीय बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो। जैसे 9x + 7 और इसका बोला शून्यक ज्ञात करें। प्रश्न है, कुछ प्रश्न करवा देते हैं। शून्यक ज्ञात करें, तो आप इसको सॉल्यूशन लिखेंगे और ऐसे बनाना शुरू करेंगे। 9x + 7 और शून्यक निकालना है तो इसी को पूरे जीरो ले लेंगे। अगले एन में हो जाएगा 9x बराबर -7 देन x बराबर -7/9 और ए आंसर। एक तो शून्य का आएगा ही आएगा। ग्राफ आपको पता है, सरल रेखा हुआ ग्राफ कैसे बनता है वो आगे का बात है, यहाँ सीखना भी नहीं है 10th क्लास में। तो ये हो गया एक घातीय बहुपद का। अब आते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का जनरल फॉर्म पहले देखेंगे। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस में bx और प्लस में, पहले रुक जाइए, द्विघातीय बहुपद को ही सबसे अच्छे से समझना है क्योंकि आपके टॉपिक जो आपके 10th क्लास में है ये यही है। तो द्विघातीय बहुपद ही इंपॉर्टेंट है। और पहला जो पॉइंट है वो है सामान्य रूप यानी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप। और ये सब आपको नोट फॉर्मूला वाली कॉपी में नोट करना है। और जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस में bx प्लस में c। और बताओ हमें सही लिखें या गलत, जल्दी से आप बताइए। तो जो स्टूडेंट बता रहे हैं गलत वो एकदम प्रॉपर अच्छे से समझ रहे हैं। हर वीडियो आप देखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। और हम आपको 10th के साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा भी बताएंगे। 10th क्लास का मैथ में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c ए अगर याद रखते हैं तो आप बहुत ही मतलब कहीं तो गलत कर जाएंगे। जहाँ पर अगर सामान्य फॉर्म से प्रश्न पूछना शुरू करें तो गलती होना तय होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c वेयर यानी जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ए लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के इस पर कुछ प्रश्न भी सॉल्व होगा तो ए आपको ध्यान में रखना है, a नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन से प्रश्न जब आता है तो इस तरह के कंडीशन आपको याद रहे तभी आप कर पाएंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। ऐसे इसमें भी और कंडीशन है a b c और रियल नंबर, पर ये सब आपको अभी समझना है नहीं। तो बस a b c और a नॉट इक्वल टू 0 इतना तो कम से कम ध्यान में रखेंगे। पहला बात। दूसरा इसका देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन देख लेते हैं जनरल फॉर्म पर। 9x² प्लस में 7x माइनस में 8 और इसमें भी पूछेगा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। अब बताओ a का वैल्यू, a किसको बोलते हैं? तो जनरल फॉर्म से कन्फर्म हो रहा है कि a x² को बगल वाले को बोलते हैं, b x के बगल वाले को बोलते हैं और c कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं। तो a का वैल्यू 9 दिख रहा है, b का वैल्यू प्लस में 7 तो प्लस लिखना जरूरी है नहीं, और c का वैल्यू माइनस में 8। ये प्रश्न बनाने आ गया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। माइनस में 8x प्लस में माइनस में ही 7x² प्लस 4। अब ये प्रश्न है, इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। और जो स्टूडेंट a का वैल्यू माइनस में 7 बता रहे हैं मतलब वो अच्छे से सीखें क्योंकि उनको पता है कि a x² का कोफिशिएंट होता है। इधर उधर रहने से हमको लेना देना है नहीं। आप मैथ सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपको हर डिफरेंट तरह की सिचुएशन अगर दिखाया जा रहा है और तब सीख रहे हैं तब आपके सही से दिमाग नहीं चल रहा है। बहुत कम कंडीशन दिखा के और आपके दिमाग खुद वो उस बात को विजुलाइज कर रहा है, इसका मतलब आप सही से सोच रहे हैं। तो माइनस में x², माइनस में x, माइनस में 7² माइनस में 4। और अगर इस तरह के प्रश्न में जो a का वैल्यू माइनस में 7 बता रहे हैं मतलब वो सही सोच पा रहे हैं। अगर माइनस कोई 8 बता रहे हैं मतलब फालतू ही सोच रहे थे। बताओ सोचो, x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट नंबर को c बोलते हैं। तो c, तो b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 8 और c का वैल्यू माइनस में 4। अब जिनको लग रहा है कि नहीं सर इस बार गलती हो गया था, अब तो पक्का ध्यान में रखेंगे। तो चलो फाइनली इस प्रश्न का जवाब दीजिए। माइनस में 8x प्लस में 7x माइनस में 14x²। अब इसमें हमको c का जवाब बताइए पहले ही। c का जवाब -8 एकदम सही है, साइन लेके बताना है आपको, हम पहले ही बता दिए थे। b का जवाब बताइए माइनस में 7 और a का जवाब बताइए तो माइनस में 14। तो a भी प्रश्न बनाने आ गया। तो हाँ, जनरल फॉर्म से रिगार्डिंग इतना ही प्रश्न बनेगा और ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए बनाने। तो ये जनरल फॉर्म आ गया। अब हम लोग देखेंगे द्विघात दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे। तो ax² प्लस में bx और प्लस में c जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ होता है परवलय, जिसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं। और दुनिया में अगर पाराबोला का बात करें तो दुनिया में 4 तरह का अपवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। तो 3 ही अलग अलग तरीका का पाराबोला होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और एक टिल्टेड। तो हम आपको एक बार पूरा दिखाते हैं। अपवर्ड पाराबोला,
और डाउनवर्ड पाराबोला और एक टिल्टेड पाराबोला। इस तरह के पाराबोला के बारे में तो 10th क्लास में भी नहीं पढ़ना है और आईआईटी वाले मेंस में भी नहीं पढ़ना है, एडवांस में पढ़ना है। तो अब इसका कहानी ख़त्म, और अभी आप 10th में हैं तो इसका कहानी ख़त्म कर देते हैं। तो अब आप ध्यान में रखिए कि पाराबोला दो ही तरीका का होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। नॉलेज के लिए, नॉलेज क्योंकि अभी बहुत समय है आपको, तो नॉलेज तो समय समय पर ही लेना चाहिए, पहले से कुछ जानना, बस नाम सुन रहेंगे काफ़ी है। तो 3 तरह का, एक अपवर्ड, डाउनवर्ड और एक टिल्टेड। लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट को बस 2 ही, क्योंकि अब अगर आप प्रश्न भी कभी पूछाएगा ऐसे नहीं, ग्राफ कैसे होता है परवलय, ऐसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे तो 3, और अगर आप गलत भी बताएंगे यहाँ पर तो कोई 2 भी बताएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपके टीचर भी 2 ही बता रहे होंगे, तो 3 का तो ज़रूरी है नहीं। तो पाराबोला 2 तरीका का हो गया, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ए पाराबोला और ए पाराबोला कब बनता है, तो इस तरह की इक्वेशन में जब ए का वैल्यू, यहाँ पर जो ए का वैल्यू है ए ग्रेटर देन 0, देन पाराबोला इस तरह का बनेगा, और अगर ए लेस देन 0 तो पाराबोला ऐसे बनेगा। अब इस तरह के पाराबोला वो इक्वेशन देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो द्विघात बहुपद है तो उसका ग्राफ परवलय बनेगा, और परवलय बने वाला तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, ऊपर की ओर यानी अपवर्ड और नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड, तो ऊपर की ओर होगा और नीचे, ये इसके देख के बताते हैं। जैसे अगर आपको हम प्रश्न देते हैं 5x² माइनस में 3x और प्लस में 7, अब बोलेंगे इसका बताओ ग्राफ बनेगा कैसे, परवलय तो बनेगा लेकिन बनेगा कैसे, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 5 है, डेट इज ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 यानी ए बड़ा है 0 से, और ए बड़ा 0 है, तो इस बात का मतलब ग्राफ ऐसे ही बनेगा। एकदम आपको ध्यान में रखना, बस इतना बात आपको ही पता करना है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न 3x² माइनस में 8x और प्लस में 7, माइनस में कर देते हैं ना। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप बोलेंगे ए माइनस में 3 है, ए माइनस में 3 है, डेट इज ए लेस देन 0, और अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का भी बात है नहीं, डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। तो ये दोनों लाइन क्लियर। टिल्टेड का कहानी है नहीं आपको पता, और उस तरह का, इस तरह के पाराबोला का भी बारे में आपको अभी पढ़ना है नहीं, वो तो कुछ और है, वो सभी 11th का चैप्टर का सिलेबस है। तो अभी आप बस 2 अपवर्ड डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में यही है, परवलय, ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके हम लोग शून्यकों के चर्चा कर लेते हैं। तो फिर तीसरा नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में अगर x² bx प्लस में c और a नॉट इक्वल टू 0, इस तरह करके शून्यक कितना हो, शून्यकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो शून्यक हो गया यानी शून्यकों का अधिकतम 2 शून्यक बराबर लिखो, शून्यक अधिकतम 2 होगा, अधिकतम 2, और वो दोनों का नाम जनरली अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। जनरली हम बोल रहे हैं अल्फ़ा बीटा, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जनरली अल्फ़ा बीटा है, और अल्फ़ा बीटा से ही जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात बहुपद, ये दोनों जगह अल्फ़ा बीटा ही बोला जाता है शून्यकों को। तो आप अल्फ़ा बीटा को ध्यान में रखेंगे। तो 2 अधिकतम शून्यकों की संख्या 2। अब हो सकता है कि कभी कभी शून्यक ना भी हो और कभी कभी शून्यक हो भी, और कभी कभी एक ही शून्यक हो, और कभी कभी मतलब अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगा। कभी कभी शून्यक नहीं निकलेगा, यानी एक भी शून्यक नहीं निकलेगा। जिसका आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, कुछ इक्वेशन ऐसा होता है द्विघात बहुपद का जिसका फैक्टर टूटता ही नहीं है, तो बोलते हैं ना कि इसका शून्यक निकलेगा ही नहीं, इसका हल आएगा ही नहीं, तो उस तरह में 0 हो गया। कुछ ऐसा होता है जिसका दोनों आंसर निकलता है, एक अल्फ़ा यानी 2 आ जाएगा, बीटा 3 आ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं, तीनों भी एग्जाम्पल भी हम देंगे, आप टेंशन ना लेना। और तीसरा जिसमें 2 अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों सेम आ जाएगा। जैसे अभी प्रश्न लेते हैं पहला, सिंपल सा प्रश्न ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। x² प्लस में 10x प्लस में 24, पहला प्रश्न। और इसको एक प्रश्न ए लेते हैं। दूसरा x² प्लस में 2x 4x प्लस में 4, और एक ले लेते हैं तीसरा x² प्लस में सोच के लेना होगा ना, क्योंकि आंसर निकले ना निकले और बराबर दोनों वाले हो। तो x² 2x
प्लस में 10। चलिए ये प्रश्न ले लेते हैं। अब इस प्रश्न में आपको सब कुछ अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। 9th क्लास में जिनको भी फैक्टर बनाने आता हो सब पहले एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से आप जो बनाना सीखे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 4x और प्लस में 24, क्योंकि 6 4 को 10 आता है, 6 गुना 4 24 आता है। अगले लाइन में x प्लस में 6। अब ये लाइन आपको पता होना चाहिए, और 4 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4। अब यहाँ से आंसर अगर शून्यक निकालेंगे तो शून्यक में 0 लेके चलना होगा आपको। शून्यक का बात करें तो x बराबर 1 हो जाएगा यहाँ से, माइनस में 6, और अगले कल भी समझाए भी थे कि कैसे निकाल रहा था, और माइनस में 4। तो 2 आंसर आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ से कि अल्फ़ा, किसी को अल्फ़ा मान सकते हैं। इसमें सोचने किसी को अल्फ़ा क्यों मान लिए हम, तो अल्फ़ा इतना, और बीटा का वैल्यू माइनस में 4। अब जिनको लग रहा है कि नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको तो अल्फ़ा लिखने का मन कर रहा है माइनस में 4, और बीटा लिखने का मन कर रहा है माइनस में 6, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बात है। तो आप कोई एक ही लिखेंगे, जो आपको मन करे वही बस। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि ये पूरे डिपेंड करता है आपके मन पर। ऐसा कोई है नहीं रूल कि अल्फ़ा यही होगा बीटा यही होगा। तो x का वैल्यू इतना आ गया। अब इसका शून्य निकालेंगे तो पहले एक % को 0 ले लेंगे, और अब जब इसको बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 4 है, पहले हम आपको बता देते हैं ये 4 है, तो 2x प्लस 2x प्लस में 4। ये आपको सबको पता है कैसे गुणनखंड बनाया जाता है। जब x कॉमा लेंगे तो x प्लस में 2, इसको डिटेल कर देते हैं, प्लस में जब 2 कॉमा लेंगे तो x प्लस में 2 आएगा इज इक्वल टू 0। अगली लाइन में x प्लस 2 और x प्लस 2 बराबर 0। अब जब शून्यक निकाल रहे होंगे, 1 मिनट, हाँ चलिए, अब जब शून्यक निकाल रहे हो तो अगले लाइन में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस में 2 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू भी माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा और बीटा तो आया, लेकिन दोनों एक ही है। इट मीन्स कि यहाँ पर अल्फ़ा ही सिर्फ है आया, और वो है -2। मैंने यहाँ पर शून्यक की संख्या कितना है, 2। शून्य की संख्या तो जो अधिकतम है 2 से कभी ज़्यादा आएगा नहीं, 2 पावर है तो 2 ही शून्य का आएगा। यहाँ पर अधिक शून्यकों की संख्या कितना है, 1। शून्यकों की संख्या कितना है, 1। अब यहाँ निकालते हैं, यहाँ पर आप तोड़िए गुणनखंड ही नहीं टूटेगा, क्योंकि हम सोच के ही लिए थे। और अगर ये गुणनखंड नहीं टूटेगा तो एक भी शून्य नहीं है, तो शून्यकों की संख्या शून्य। अब कुछ और भी है बात यहाँ पर, लेकिन अभी वो समझना। ऐसे आंसर इसका भी आएगा, लेकिन वो रियल नहीं होगा, फिर इमेजिनरी होगा। ऐसा आंसर इसका भी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, रियल के बारे में सोचना है अभी। तो जो हम आपको बताएं वो बस यही बताना चाह रहे थे कि देखो, अगर द्विघात बहुपद है तो जनरल फॉर्म पर आप ध्यान रखें। जनरल फॉर्म से कुछ प्रश्न आपको ABC पर पूछा जा सकता है, तो ABC वाला ग्राफ परवलय होता है, ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड, बाकी जो होता है वो आपको अभी पढ़ना है नहीं। तो बस इतना ध्यान में रखना है, कब ऊपर की ओर बनेगा कब नीचे की ओर बनेगा, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपके सिलेबस का है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c a ≠ 0 अगर है तो शून्य अधिकतम 2 ही होता है, न्यूनतम 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और आप दोनों एग्जाम्पल देख लिए, 2 अधिकतम वाला भी देख लिए, 1 वाला भी देख लिए, और जिसका शून्यक नहीं था वो भी देख लिए। तो ये शून्यकों की संख्या हो गया। हाँ, अगर इस तीनों के कुछ ग्राफ का चर्चा कर ले, इस तीनों के रफली ग्राफ का, ऐसे देखो ग्राफ पर इतना ज़्यादा फोकस करना है नहीं। 10th क्लास में ग्राफ का जो एक चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, रैखिक बहुपद, वहाँ ग्राफ थोड़ा सा कुछ देखना है, इस तरह के ग्राफ का। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ चर्चा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो देखो, यहाँ पर x का आंसर 2 अलग अलग है, -6 और -4। तो इसका मतलब एक -6 यहाँ पर कहीं होगा और -4 यहाँ पर कहीं होगा। और ग्राफ में a का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू तो बोलेंगे a बराबर 1 है, डेट इज a ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, और 2 अलग अलग आंसर है तो 2 बार x को काटेगा भी। ये आपको पिछले क्लास में बताए थे। अब यहाँ पर देखो ग्राफ का सेम टू सेम आंसर है, -2 है, यानी आंसर यहाँ भी निकला, लेकिन -2 लगभग यहाँ होगा। और a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन है, a का वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा। और यहाँ पर ग्राफ में आंसर आया ही नहीं, तो आप बस ऐसे करके दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखा दीजिए, मतलब x को टच करते ही नहीं जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया तीनों के ग्राफ के लेके। और जो बातचीत थोड़े से भी ध्यान देंगे वो इस तरह की बात को भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हो गया शून्यक निकालना। जिनको शून्यक नहीं निकालने आता है, गुणनखंड नहीं तोड़ने आता, वो कैसे भी करके सीखें। 9th क्लास का ही वो थ्योरी था। इतना बात हम आपको पहले बता चुके थे। आज हम लोग अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का संबंध। तो जो टॉपिक है वो है फिर द्विघात बहुपद के बाद त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद के
शून्यकों का संबंध, ये टॉपिक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर कोई एक द्विघात बहुपद लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसके शून्यकों का संबंध क्या होगा। तो अभी आप इसको निकालें कि अगर इसका सोल्व करते हैं तो दो शून्यक आता है, एक अल्फा और एक बीटा। कभी कभी शून्यक नहीं भी आता और कभी कभी शून्यक आता है। तो हम मान के चलें कि दोनों का मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिला है, यानी अल्फा और बीटा दोनों मिला है। तो इसके बीच का जो शून्यकों का संबंध बनेगा वो संबंध दो ही तरीका का बन सकता है। एक तो हम लोग का जोड़, अब जिनको लगता है कि घटाव का भी तो संबंध बन सकता है, जोड़ और घटाव एक ही तरह का, मतलब अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन है। जोड़ना और घटाना लगभग सेम है, जोड़ने में जुटता है, घटने में बस घट रहा है। तो अल्फ़ा और बीटा, और दूसरा एक संबंध बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो आपका संबंध बनेगा, एक जोड़ से लेके और एक गुणा को लेके। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का संबंध में सबसे पहला संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जिनको अगर अल्फ़ा बीटा कहाँ से आया तो याद रखें, जब भी द्विघात बहुपद होगा और उसका शून्यक निकालेंगे तो दो शून्यक निकलेगा, एक अल्फ़ा और बीटा, तो वही शून्यकों का संबंध लेके चला जा रहा है। और अल्फ़ा बीटा शून्यकों का संबंध में हम लोग अब बताना शुरू करते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक। तो क्या लिखें, एक्स का गुणांक, ऐसे गुणांक, एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जिनको ये बात अच्छे से पता हो फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, माइनस तो माइनस, और एक्स का गुणांक कितना है, तो प्रश्न देखिए, एक्स का गुणांक है बी, तो बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। तो अब डायरेक्ट आप ए याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी बटा ए। बी क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी लाइन ध्यान में आपको रखना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अचर संख्या, अचर पद लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अब इस बार आप लोग खुद बताइए, चलिए बोलना नहीं है, हाँ, अचर पद तो सी, अचर पद सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो सी बटा ए। डायरेक्ट आपको फिर ए लाइन याद रखना है। तो एक बार हम जल्दी से याद आपको करवा देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बटा ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। आपको ध्यान में रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आता है, एक बार जल्दी से लिख लो, माइनस में बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आता है, सी बटा ए। क्लियर। एक बार और लिखवाते हैं आपको, और ये हम जब इतना लिखते हैं तो आपको बहुत बार लिखना है। अब इसी प्रश्न को कभी ऐसे प्रश्न पूछेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो मैथमेटिकल सिंबल में लिखा हुआ, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, शून्यकों का योग बोलेंगे, एकदम लिख सकते हैं। और जब शून्यकों का योग का कभी फॉर्मूला पूछे, किसी बच्चों को अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा याद कर लेता है, और जब कभी उससे पूछ लेता है शून्यकों का योग, तो उनका कहानी गोल हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, सब कुछ अलग अलग तरीके से भी सीख लेना है। तो शून्यकों का योग वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही है, और अगले लाइन में माइनस में बी बटा ए आपको बोलना है। अब आपको बोलेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए। ये आपको याद रखना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। कैसे निकलता है प्रूफ, वो अभी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही रखना है, और वो प्रूफ भी आप देख लेंगे। लेकिन अभी आपको संबंध पर प्रश्न बनाना सीखना है, तो अभी आप ध्यान में रखें। तो द्विघात बहुपद में अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखे और उसका दो शून्यक अल्फा बीटा है, तो उनके बीच के शून्यकों में दो संबंध याद रखना है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस में बी बटाए, और अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटाए होता है शून्यकों का योग। और इस पर आप कुछ पहले प्रश्न करवाते हैं, देन आगे हम बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, और हम हर प्रश्न करवाते चले जा रहे हैं, आप ध्यान में रखना है। 3x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4, और पहला इसमें निकालना है शून्यकों का योग, और दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। 1 मिनट टाइम देते हैं, निकालिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल।
तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में बी बटा ए। माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बताना है सोच समझ के। जिनको लग रहा है कि बी का वैल्यू -1 है एकदम सही है, और जिनको नहीं लग रहा है उनको तो समझने का जरूरत है कि बी का वैल्यू -1 है। आप ऊपर बहुत सारे प्रश्न करवाए थे, और क्यों करवाए थे देखो आपको पता चल गया। और ए का वैल्यू 3, देन अगले लाइन में हो जाएगा -1 प्लस में 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बटा ए यानी c, और फॉर्मूला है 4/3। तो ये आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न और, माइनस में 5x² प्लस माइनस में 7x प्लस में 3, और यहाँ निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। पहला यही निकालना है। आप बोलेंगे हमको तो इस तरह के फॉर्मूला सिखाए नहीं थे, हम अभी आपको बोले थे कि जोड़ और घटाव एक ही तरह के प्रोसेस माना जाता है, गुना और भागा एक ही तरह के प्रोसेस माना जाता है। अब जिनको लगता है कि नहीं ये अलग अलग चीज़ है, तो देखना यहाँ पर 2 ही संबंध बताया गया था, और डिफरेंट टाइप ऑफ हर संबंध निकाला जा सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर याद है तो आप कर लेंगे। जिनको लगता है कि 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये सही है, 10 में 5 जोड़ने से 15 आ जाता है। लेकिन 10 + 5 अगर आप, चलो अभी रहने देते हैं, माइनस में 5x² और माइनस में 7x प्लस 3 इसका निकालना है। तो जोड़ और घटाव हम आपको बता रहे हैं एक ही तरह के कैलकुलेशन है। अब इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा इसका हो जाएगा एलसीएम, और अगले लाइन में हो जाएगा यहाँ बीटा प्लस में अल्फ़ा, इसका हम भी इनका जोड़ बना लिए। अगले लाइन में आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा ही है। अल्फ़ा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फ़ा बोलिए एक ही बात है, यानी 2 + 3 बोलिए या 3 + 2 बोलिए, अलग अलग थोड़े ना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फ़ा। अच्छा ए लाइन कैसे लिखें, इसी में दिक्कत है, रुक जाओ। इस प्रश्न का आंसर निकालना है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, यानी इसी को पहले क्योंकि आपको 2 ही संबंध पता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या होगा बताओ, तो बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। अगर अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो यहाँ बीटा, और यहाँ बीटा से बीटा खत्म तो अल्फ़ा। अगले में बीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस में b बटा a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का c बटा a। अब बनाना शुरू करेंगे। माइनस, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, तो माइनस में 7, और a का वैल्यू माइनस में 5। अच्छा a से एक यहाँ भी आप काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। c का वैल्यू कितना है बताइए, c का वैल्यू 3 और a का वैल्यू माइनस में 5। अब अगले लाइन में a से खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर में जाएगा, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस में 7/3 इज राइट आंसर। तो आप इस तरह के प्रश्न निकालना सीखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालना सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर आप अभी इतना हो गया है तो एक प्रश्न और हम करवाते हैं। अभी सिंपल प्रश्न करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न और भी आएगा, और जब बुक में आएगा तब करवाएंगे। हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं। तो अभी हम आपको शून्यकों का योग और शून्यकों के संबंध वाले चैप्टर में हम इतना सारा बात आपको बताएं, कुछ सिंपल प्रश्न आपको लगे हाथ कर दिए। अब हम एक प्रश्न जो आपका एनसीईआरटी में है उस तरह के प्रश्न को आप करते हैं। तो चलिए अब हम बुक आपको निकाल लेते हैं, और बुक देखिए एक बार चर्चा हम कर लेते हैं। इसमें देखो प्रश्नावली 1.1 ग्राफ वाला था जो कंप्लीट करवा देते एक क्वेश्चन। 2.2 में वही ये सब जो बना हुआ है, देखो किसी बहुपद में शून्यकों का संबंध, तो शून्यकों का संबंध ही बता रहे थे और हम आपको ये बता दिए हैं। अब हम आपको प्रश्न बताएंगे। कितना सारा एग्जाम्पल है, एक इस तरह का, एक इस तरह का। चलिए तो हम 2.2 ये हम बताना शुरू करें। इसमें से हम कोई भी 2 प्रश्न बताएंगे, एक पहला बता देते हैं और एक कौन बताएं, एक बता देते हैं हम ए वाले। बाकी होमवर्क देंगे और फिर अगले दिन हम एक प्रश्न और बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये बुक हम इसलिए बगल में रखते हैं कि आप देख पाएँ प्रश्न को, और हम अब इसको छोटा करके इसमें बनाना शुरू करते हैं। तो हम आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज बताएंगे। बगल में प्रश्न रहेगा, आपको सब कुछ दिखेगा, तो बगल में प्रश्न रहेगा और हम आपको अब प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न में है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, इसको बड़ा कर लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 1 नंबर, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। समझ में आ गया?
शून्य का ज्ञात करना है, बराबर जीरो लेकर बनाना है, तो शून्य निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है और उसकी सत्यता की जांच भी करना है। अब कैसे बनेगा ये सब जांच होगा वो आप देखेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको समझ में आ गया कि पहले तो शून्य का निकालना है और तब उसके संबंध के बीच में जांच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बताना। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर क्या है 1। चलिए, और प्रश्न है x² माइनस में 2x और माइनस में 8। अब हम लोग को निकालना है शून्य, तो अगले लाइन में हम लोग इस प्रश्न को एक यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। x² माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0 कर लेंगे और अब इसका फैक्टर तोड़ देंगे। जिनको भी फैक्टर बनाने आता है वो तो आप बना ही लेंगे। यही प्रश्न है x² माइनस में 2x और माइनस में, अब इसको बताइए फैक्टर क्या टूटेगा। माइनस में 8, गुना करने के बाद माइनस में 8 आना चाहिए और जोड़ने के बाद माइनस में 2 आना चाहिए। तो हम फैक्टर टूट गया, x² माइनस में 4x और प्लस में 2x। सही है। अगर आप देखें तो देखो ये दोनों को करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा और प्लस माइनस गुना करेंगे तो इतना सही है, यानी x अब कॉमा लेंगे तो x माइनस में 4। और हमको ऐसा लगता है 9th क्लास में अगर कुछ भी नहीं सीखे हैं और फैक्टर नहीं सीखे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जो नहीं सीखे उनके लिए तब 9th क्लास का बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और 9th क्लास का भी हम वीडियो लाएंगे नहीं। तो प्लस में 2 कॉमा लेंगे तो आप कैसे भी करके सीखें फैक्टर तोड़ना। और जिनको फैक्टर तोड़ने में दिक्कत है तो हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे कि हाउ टू रिजॉल्व फैक्टर, कैसे फैक्टर को तोड़ा जाता है, क्योंकि उसको उसमें सीखना है। और दूसरा बात, फैक्टर तोड़ने के लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको एक प्रश्न बना दिया जाए तो आप फैक्टर तोड़ना सीख जाएंगे, नहीं। आपको प्रैक्टिस करना होता है लगभग 50 से 60 प्रश्न, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस और फैक्टर तोड़ना शुरू कर देंगे। आप एक प्रश्न से कुछ सीखेंगे लेकिन डिफ़िकल्ट प्रश्न में आपको फिर दिक्कत होना शुरू होगा, तो बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे तब जाके काम होता है। वरना ऐसा कोई लगता है कि हम फैक्टर सिखाएंगे, एक प्रश्न सिखाएंगे और दुनिया के हर एक फैक्टर तोड़ देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई टीचर एक प्रश्न सिखा के हर एक तरह के फैक्टर को बनाना सिखा दे, ये संभव नहीं। और सिर्फ वो क्वाड्रेटिक फैक्टर का ही बात हम कर रहे हैं। अलग अलग तरह के फैक्टर को, बहुत सारा फैक्टर को दिखाना पड़ता है। मतलब आप 9th क्लास में प्रॉपर 8-9 दिन पढ़ना होता है फैक्टर, और 9th क्लास में नहीं 8th क्लास में ही शुरू हो जाता है फैक्टर पढ़ना। तो आपको अगर नहीं सीखें तो प्रैक्टिस अगर करेंगे तो सीख जाएंगे यहाँ भी। अब अगले लाइन में x प्लस में 2 और x माइनस में 4, क्योंकि ये दोनों एक है तो एक कॉमन करके लिख दिए और ये दोनों से एक कॉमन करके लिख दिए। फैक्टर तक हम इसलिए स्पीड हैं क्योंकि हमको लगता है कि आपको ये बात आता है, इसीलिए। x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस में 2 और x माइनस में 4 बराबर जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस में 4। यहाँ तक सही है। अब हम लोग यहाँ से सत्यता की जांच करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो आप शून्य का निकाल लिए हैं, शून्य का आपका आ चुका है। देखो प्रश्न में अगर देखेंगे शून्य ज्ञात करें तो शून्य ज्ञात करें। अब शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जाँच करते हैं। तो अब जाँच करते हैं सत्यता, तो लिखते हैं जाँच। और शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है माइनस में b बटा a। अब दोनों अलग अलग चलेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे माइनस में 2 है, और बीटा का वैल्यू कितना है तो प्लस में 4 है। और इधर से माइनस b बटा a से चलेंगे तो माइनस तो पहले से है, और b का वैल्यू कितना है प्रश्न में देखिए, b का वैल्यू कितना है तो माइनस में 2 है, माइनस में 2 है। a का वैल्यू कितना है 1 है। अब देखेंगे तो यहाँ आ गया प्लस में 2 और इधर माइनस माइनस प्लस में 2। क्या LHS RHS बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो सत्यता जांच हो गया, पहला सत्यता जांच हो गया। अब हम लोग दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। इसीलिए सब हम पहले करवाए थे अल्फ़ा इंटू बीटा, और एक एक प्रश्न बनवाए थे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a। और अब हम लोग जब जांच कर रहे होंगे तो अल्फ़ा बीटा जो आंसर आया है उससे गुना करेंगे और फिर देखेंगे कि फॉर्मूला से सही आ रहा है कि नहीं। तो अल्फ़ा का वैल्यू माइनस में 2 है और बीटा का वैल्यू प्लस में 4 है। और c कितना है तो यहाँ देखिए c कितना है, बोलेंगे c माइनस में 8 है। आप प्रश्न भी देख सकते हैं, c में माइनस 8 है। और a का वैल्यू देख के बताइए, a का वैल्यू कोफिशिएंट कितना है 1। बहुत अच्छे, तो कोफिशिएंट 1 है। अगले लाइन में जब गुना करेंगे तो इधर माइनस में 8 आ जाएगा और इधर भी माइनस में 8 आ जाएगा। फिर कह सकते हैं LHS बराबर
RHS और सत्यता की जांच हो गया। तो बस इतना ही आपको करना था और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। अगर प्रश्न 2-3 नंबर में आएगा तो पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर मार्क मिलेगा। तो प्रश्न है, फिर से देख लो, x² - 2x -8 और बोला है शून्य को निकाले। तो शून्यक जैसे ही निकालने के लिए बोलेगा, थ्योरी याद करो पिछले क्लास में कि जब भी किसी प्रश्न का शून्यक निकालेगा उस प्रश्न के = में 0 लगा देंगे। अब आप प्रश्न को सोल्व करना शुरू करेंगे। सोल्व कर दिए गुणनखंड विधि से, यहाँ तक सोल्व कर दिए। अब आपका एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा जब आ गया तो आप एक एक करके जोड़ देंगे और फॉर्मूला से भी देखेंगे। दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे जांच हो गया। तो पहला प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और लेते हैं और प्रश्न नंबर 4 नंबर वाले, और वो है 4u² + 8u। अब हम लोग इसका निकालना है शून्यक, तो इस पर यानी सॉल्यूशन लिखेंगे 4u² + 8u = 0। अगले लाइन में हम लोग इसमें देख लेंगे तो क्या कॉमा होगा। अब इसको गुणनखंड तोड़ने वाला है ही नहीं। अब जिनको लग रहा है कि गुणनखंड तोड़ना है, और अभी हम बोले थे ना कि फैक्टर एक क्वेश्चन सिखा के नहीं सिखाया जा सकता है, और अगले ही एग्जाम्पल में आ गया। अब इसको लगता है कि हम तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाले थ्योरी लगा के तोड़ देंगे, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आसान है एकदम। 4u कॉमा ले लेते हैं तो u प्लस में 2 आ गया और अपने आप इसका गुणनखंड टूट गया। पहला हो गया 4u = 0 और दूसरा हो गया u + 2 = 0। यहाँ से हो जाएगा u = 0/4, तो u बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा u बराबर -2। अल्फ़ा आ गया, इसका मतलब -0 और बीटा आ गया। अगर आपको लिखना है तो देयरफॉर, चूँकि इसलिए अल्फ़ा 0 है और बीटा -2 है, ऐसे लिख लिए। अब शून्यकों की जांच करेंगे। जांच और जांच में पहला वही कंडीशन क्या है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों कुछ कभी मन करे लिखने का, टाइम रहे तो ऐसे भी लिख सकते। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा + बीटा, और अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। देख लो, लिख ली, 2 ही -2 ना। एक मिनट, कुछ अगर पेन से वो स्लिप होता है तो आपको वो मैनेज करना है, ये नहीं गलती चिल्लाने लगना है, क्योंकि कभी कभी लिखते हैं तो लिख नहीं पाता हो। और = अब -b बताइए, बोलेंगे b, पहले माइनस, फार्मूला वाला माइनस तो माइनस लिख लो, और b का वैल्यू कितना है ध्यान से देख के बताओ। तो b बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी इस तरीक़े से देखा जाए तो u, तो 8 हो जाएगा, और a बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x² को, यानी 4 हो जाएगा। अगले लाइन में हो जाएगा -2, और इधर भागा देंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, तो -2। अब देख के बताओ LHS = RHS आया कि नहीं, प्रूफ हो गया। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, अब देखो क्या होगा, सब खत्म। 1 मिनट बस देखना तब। आज जितना पढ़ाए थे सभी रेज हो गया। तो चलिए आगे, अभी हम फिर से इस प्रश्न को तब दिखाते हैं, बाकी तो पीछे आप देख लिए थे। 4u² + 8u। हम लोग को शून्य का निकालना है। सॉल्यूशन 4u² + 8u = 0। हम लोग 4u को कॉमा लेते हैं तो u + 2, अगले लाइन में हो जाएगा 4u = 0 एक बार, और एक बार u + 2 = 0। u का वैल्यू यहाँ से -2 और यहाँ से u का वैल्यू 0/4, तो u = 0 और यहाँ से u का वैल्यू -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो आया वो 0 है और बीटा जो है वो -2 है। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है अल्फ़ा इसी को क्यों माने, बीटा इसी को क्यों माने, हम आपको बता चुके हैं पहले, किसी को भी मान सकते हैं। अब हम लोग जांच करते हैं। जांच, और पहला शून्यकों का योग, शून्यकों
शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस में b/a, और अल्फ़ा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू माइनस में 2, और माइनस तो माइनस, b का वैल्यू 8 था और a का वैल्यू 4 था। अब हमको याद है, आप देख लेना, वरना यहाँ भी देख सकते हो प्रश्न में, देखो जूम करते हैं तो माइनस में 2 और माइनस में 2, तो LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ। अब दूसरा देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा बोलेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है माइनस में b/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना था 0, और बीटा का वैल्यू कितना था माइनस में 2, और सॉरी एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर गलत लिख चुके थे। फॉर्मूला होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a, c/a, और c का वैल्यू कितना है, तो देखो कांस्टेंट टर्म इसमें है कहीं नहीं, तो c तो 0 हो गया, और a का वैल्यू कितना है, तो फिर 4 है। 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0, और इधर भी 0/4 0, LHS RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, तो प्रूफ हो गया। तो ये 2 प्रश्न आप देख लिए। अगर आपको लगता है और एक आध प्रश्न दिखाएं तो आप यहाँ भी एक प्रश्न 5 नंबर वाले भी हम दिखाने के लिए बोले थे, तो चलो 5 नंबर वाले भी दिखा देते हैं। बाकी फिर इसके बाद हम इसमें से कुछ भी दिखाने वाले हैं नहीं। t² माइनस में 15 सॉल्यूशन इस तरह के प्रश्न को t² माइनस 15 बराबर 0 कर लेंगे। अब हम इसको कैसे बनाया जाए, तो अगले लाइन में हो जाएगा t² माइनस में √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ, बोले एकदम लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया जो थोड़ा सा हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, a² माइनस में b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस में b यानी a प्लस में b और a माइनस में b। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं t प्लस में √15 यानी a प्लस b हो गया, और t माइनस में √15। तो आपको लग रहा है कि हर बार गुणनखंड टूट तो रहा है अलग अलग तरीका से। अब आप 3 अलग अलग प्रश्न दिखाएं और तीनों को अलग अलग तरीका से गुणनखंड तोड़े हैं। अब आपको ये दिखना, और ये सब बात आप सब सीखेंगे 9th और 8th क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस से। फिर अगले लाइन में यहाँ से हो जाएगा t प्लस में √15 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा t माइनस में √15 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा t का वैल्यू माइनस में √15, और यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा प्लस में √15, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 आंसर निकल गया यहाँ भी, तो हम लोग लिख देते हैं अल्फ़ा आया माइनस में √15 और बीटा आ गया प्लस में √15। ये देख लो। अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग, अब अल्फ़ा शॉर्टकट लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में b/a, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस में √15 और बीटा का वैल्यू बताओ, तो प्लस में √15। माइनस तो माइनस, b का वैल्यू देख के बताओ प्रश्न में। प्रश्न में एक बार जूम करते हैं, b का वैल्यू बोलेंगे स्क्वायर का टर्म है, t का तो टर्म ही नहीं है, और बिना कांस्टेंट टर्म है, यानी इसमें a है b 0 है, तो b 0 हो गया, और a का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ से आप देख सकते हैं ना, जैसे देखो हम एक बार अच्छे से बता देते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c था, तो देखो स्क्वायर वाले टर्म को a, x वाले टर्म को b और कांस्टेंट टर्म को c। अब कहीं अगर रहे ही ना, जैसे 5x² प्लस में 5 लिखा हुआ, तो a का यहाँ पर कितना है 5, और b 20 में नहीं है तो 0, और c तो c 5। तो इसीलिए हम ऐसे आपको बता रहे थे t, तो t² का टर्म यानी a का वैल्यू है, t वाला टर्म नहीं है यानी 0 है वो, और c है 15। तो अगले लाइन में देखो माइनस में √15 प्लस में √15 0 ही होने वाला है, कट के ऐसे कट के 0 ही होने वाला है, और यहाँ भी 0। तो LHS बराबर RHS। क्लियर? आगे देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा, जांच लिख के ही लिखना है आपको,
जांच, अल्फ़ा इंटू बीटा, और मेरे ख्याल से हिंदी लैंग्वेज यूज करिए क्योंकि लैंग्वेज का ज़्यादा अच्छा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस में √15 इंटू बीटा का वैल्यू है √15 प्लस में C का वैल्यू देख के प्रश्न में बताओ। देखो बताओ, बोलेंगे C का वैल्यू देख के बताइए, माइनस में 15 और A का वैल्यू 1। अगले लाइन में गुना करेंगे तो ये आपको पता चल रहा है कि माइनस में 15 आने वाला है। अब ये गुना आपको पता है और इधर भी माइनस में आपको 15 है, रूट माइनस गुना करेंगे 15। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो ये हम प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर प्रश्न हम आपको बता दिए। चलिए अब इस पर हम बहुत सारे होमवर्क देते हैं और बोलेंगे तब दूसरा नंबर प्रश्न बता दीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न बताएंगे लेकिन बिना थ्योरी बताए नहीं, और थ्योरी हम आपको समझाएंगे अच्छे से तभी। और ये आसान है, ऐसा नहीं कि दूसरा तो कुछ प्रश्न हम आपको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। हम हर दिन होमवर्क भी देते हैं और ये होमवर्क जो भी फॉलो करेंगे काम बन जाएगा उनका। A का वैल्यू 10 है, B का वैल्यू 5 है, C का वैल्यू 3 है। राइट मतलब एक द्विघात बहुपद बनाएं। अब ये बहुत आसान है, जैसे A का वैल्यू 10 बन जाए, आंसर ये होगा 10x² प्लस में 5x प्लस में 3, ये आंसर बनेगा। लेकिन हम इसको इरेज कर देते हैं। तो एक प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा, माइनस में 3x² प्लस में 7, A B और C सब निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माइनस में t² और प्लस में 18t। यहाँ भी आपको A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा पता करना है। चौथा नंबर प्रश्न में माइनस में 5x² प्लस में 7x प्लस में 8। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है पहला। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा का। तीसरा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर निकालना है। चौथा अल्फ़ा² प्लस बीटा² का आंसर निकालना है। पाँचवा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल² का आंसर निकालना है। छठा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का आंसर निकालना है। देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। 4 नंबर प्रश्न हो गया। हाँ, पाँचवा नंबर प्रश्न में राइट, ऐसे नहीं लिखते हैं, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप लिखें। छठा नंबर प्रश्न में एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप लिखें। प्रश्न नंबर 7वां में NCERT एक्सरसाइज 1.1 फिर से 1.1 बनाना है आपको। जितना बार हम यहाँ देंगे उतना बार आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8वां है, रुक जाओ क्या दें। बस इतना ही करते हैं, तो आज इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।